तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। यूनिट 2 हमारी चल रही थी और यूनिट 2 के लास्ट के 2 टॉपिक रह गए थे जिनको आज हम कवर कर लेंगे, तो हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 टॉपिक कौन कौन से हैं जिनको इस पूरी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं? तो कृषि मौसम विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर मीटियोलॉजी जो है इसको कवर करेंगे। उसके बाद में एग्रो क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जोन जो हैं इनको भी हम कवर कर लेंगे। इसमें बेसिकली आपका मध्य प्रदेश से संबंधित जो 11 इकोनॉमिकल जोन है यहां से प्रश्न बनेगा, इसको हम एक बार में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए पूरा सिलेबस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं यूट्यूब पर ही, आप सबको पता ही है, पहले ही आपको बता दिया है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और दोनों को MCQ भी आपको हम करवा चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पूरा टॉपिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सबके पास में शेयर भी कर देना है। ठीक है ना, तो ये यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3 और 4 है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे भैया, कृषि मौसम विज्ञान होता क्या है और RAEO स्पेशल नोट्स हैं, यानी कि RAEO भर्ती के लिए ही स्पेशली हमने इनको बनाया है। रिसर्च बहुत लगी है, बहुत मेहनत की है, तब ये नोट्स हम तैयार कर पाए हैं, है ना। तो देखिए, इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर मीटियोलॉजी यानी कृषि मौसम विज्ञान क्या होता है, इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी है, कहाँ से RAEO एग्जाम में आपके प्रश्न बनने वाले हैं, उन सबको चलिए कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्म्स के बारे में जानकारी लेंगे, यानी परिचय और महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानकारी लेंगे। पहले ये पूछते हैं भैया कि एग्रो मीटियोलॉजी क्या होता है, कृषि मौसम विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में पहले आपको जानकारी तो होनी चाहिए। तो देखिए, यह मौसम विज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए फसलों, पशुओं और मिट्टी पर मौसम के प्रभावों का अध्ययन करती है। भाई सीधी सीधी बात है, अगर आप कश्मीर का जो सेब है उसको ला करके मध्य प्रदेश के मालवा में लगा दोगे तो क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो उस सेब के लिए नहीं बना हुआ है ना। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो गेहूं के लिए बना हुआ है। ठीक है ना, गेहूं की डलिया कहते हैं उसको, कपास के लिए, ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी है, तो वहां पर जो है सेब नहीं हो पाएगा। अब तुम गेहूं और कपास ले जाकर जम्मू कश्मीर बोओगे तो वो वहां पर नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये शाखा क्या करती है, ये जो आपकी कृषि और मौसम विज्ञान शाखा ये क्या करती है, ये आपको ये बताती है भाई कौन सी फसल कहां पर होगी, वहां का मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, उस हिसाब के से जो है आपको वहां पर खेती करनी है। वहां पर फसलों को कैसे कौन कौन सी फसलों को बोना है, कौन कौन से पशु रहेंगे, मिट्टी पर मौसम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब की जानकारी जो है वो हमको एग्रो मीटियोलॉजी शाखा के अंतर्गत मिलती है। आगे सारी बात समझ में। भाई जैसे जम्मू कश्मीर में अगर आप लद्दाख साइड में जाएंगे तो वहां पर क्या पाले जाते हैं, याक पाले जाते हैं। ठीक है ना, याक पाले जाते हैं और याक के जो बड़े बड़े बाल होते हैं उनका प्रयोग क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी मतलब बहुत अच्छी किस्म की जो जैकेट होती है उनको बनाने में याक के बालों का प्रयोग किया जाता है। अब क्या वो याक यहाँ पर आकर के उत्तर प्रदेश और यूपी में या फिर MP में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो वहाँ के पशुओं और मिट्टी के बारे में भी वो हमको जानकारी प्रदान करती है। ये वही शाखा है जिसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, WMO ने इसके बारे में क्या बताया है वो भी हम देख लेते हैं। WMO क्या कहता है? WMO का मतलब है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, चलिए, इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे पूछा जाएगा, ये 101% है कि WMO की स्थापना आपसे पूछी जाएगी 1873 में। देखिए, IMO से इसकी स्थापना हुई थी और IMO की जो स्थापना 1873 में हुई थी। ठीक है ना, WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। सबसे पहले IMO बना था और IMO को चेंज करके WMO बना दिया गया। ठीक है, तो IMO कब बना था? 23 मार्च 1950 को जो है 23 मार्च 1950 को आपका WMO बना है। IMO से टूट करके ये बना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको केवल WMO का ही ध्यान रखना है। 23 मार्च 1950। देखिए, इसके नियम अनुसार ये नियम बनाता है। ठीक है ना, इसके नियम अनुसार किसी स्थान की जलवायु क्लाइमेट का निर्धारण करने के लिए कम से कम 30 वर्ष के मौसम के आंकड़ों का औसत निकाला जाता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, WMO क्या करता है कि जैसे उसने बताया भाई जम्मू कश्मीर का ये जो टेम्परेचर है वो ऐसे से चलना है, इसके नियम के अनुसार अगर आप चलेंगे तो वहाँ पर अच्छी खासी आप खेती कर सकते हैं। वहाँ की जलवायु कैसी है, उसका निर्धारण कैसे करेंगे, तो ये पूरी जानकारी 30 वर्ष का जो क्लाइमेट है उसके आधार पर उसका अध्ययन करके तब हमको पता चलती है कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है ना, और ये काम कौन करता है? WMO के द्वारा किया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा किया जाता है, 1950 में जिसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं आपकी भर्ती बिल्कुल नज़दीक है, 2 अगस्त से एग्जाम है। इतनी जल्दी आप किसी वीडियो कोर्स के थ्रू तैयारी नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमने मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। अभी आपने देखा था, अभी हॉस्पिटल असिस्टेंट और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है, वहां से हमारे नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आए हैं। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनका क्या कहना है उन नोट्स के बारे में।
तो इसी तरह से हमने MPRAEO के लिए नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। पूरा सिलेबस हम तैयार करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, PDF फॉर्म में आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। ये 2023 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमारे नोट्स से 2023 में तैयार की थी और इन लोगों के बढ़िया नंबर आए थे और फाइनली सिलेक्ट हुए थे। ठीक है ना। क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बता देते हैं आपको। देखिए, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान, साथ साथ में आपको हम कंप्यूटर भी दे रहे हैं, जो आपके जो आगे ग्रुप 4 की वैकेंसी आने वाली है उसमें आपके काम आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो इसको भर रहा है ग्रुप 4 का भी भरेगा, है ना। MP सब ग्रुप 2 ग्रुप 4 का जो आता है उसको आप लोग भरेंगे। इसके अलावा जो आपका मेन टॉपिक 100 नंबर का है उसमें भी आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये पूरा हॉर्टिकल्चर वगैरह, प्लांट किंगडम, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। सभी विषय आपको एक ही नोट्स में उपलब्ध कराए जाएंगे मात्र 199 रुपए में। कैसे प्राप्त करना है सर? तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है ना, कोई ऐप के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐप का काम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको ये QR कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको डायरेक्ट 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। एक में आपका CSET रहेगा और एक में आपका एग्रीकल्चर वाला सेकंड पार्ट रहेगा। दोनों ग्रुप को आपको लिंक पर क्लिक करके रिक्वेस्ट टू ज्वाइन कर देना है, यानी कि जो लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करना है, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन कर देना है। हम उसको अप्रूव कर देंगे, चेक करके कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं। जैसे ही हमारे पास में आपकी रिक्वेस्ट आएगी, अप्रूव करेंगे, आप तुरंत उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। सब नोट्स PDF फॉर्म में वहां पर डले हैं, आप उन्हें बढ़िया से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दोनों ग्रुप में आप शामिल हो जाइएगा। और जो सामान्य अर्हता वाली यानी CSET वाला जो ग्रुप है उसी में एक सब ग्रुप बना हुआ है करंट अफेयर और स्टैटिक GK के नाम से, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर डेली करंट अफेयर और स्टैटिक GK हम डालते हैं, उसको भी आपको पढ़ते रहना है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? तो जल्दी से नोट्स लेकर के सिलेक्शन की ओर एक कदम बढ़ा दीजिए, क्योंकि समय कम है। बिना नोट्स के आप किसी वीडियो कोर्स के थ्रू तैयारी नहीं कर सकते हैं। बाकी तैयारी तो हम आपकी यहाँ पर करवा ही रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी एग्रीकल्चर की हम पूरी तैयारी करवा देंगे, लेकिन अब सामान्य अर्हता के लिए यानी जो CSET है उसके लिए आपको नोट्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे मौसम यानी वेदर और जलवायु, क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। ये अंतर से प्रश्न बनेगा और स्टेटमेंट वाले प्रश्न बना करके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहले ये एक तरफ लिखेंगे विशेषता, फिर मौसम, फिर क्लाइमेट, इसमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात प्रकृति की करेंगे। तो मौसम की प्रकृति कैसी होती है? मौसम अल्पकालिक होता है, वायुमंडलीय दशा के अनुसार होता है। कहते हैं भाई बारिश का मौसम आ गया भैया, है ना, बारिश का मौसम आ गया, बारिश ही बारिश होगी, लेकिन कितने समय के लिए? बामुश्किल 2.5 से 3 महीने के लिए। तो मौसम की एक विशेषता होती है, अल्पकालिक होता है यानी कम समय के लिए होता है। वहीं जो जलवायु होती है, जो क्लाइमेट होता है, वो दीर्घकालिक होता है। मौसमी दशाओं का औसत जो होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, और क्लाइमेट काफी लंबे समय तक रहता है। ऐसा नहीं कि बारिश खत्म हुई तो क्लाइमेट खत्म, ना भैया, बारिश खत्म हुई फिर भी आगे आप जाकर के देखेंगे कि बारिश होती है, तो वो क्या होता है, वो इसका विस्तार रूप होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो यह किसी छोटे या फिर विशिष्ट क्षेत्र के लिए होता है। भाई मौसम कहीं पर अलग अलग होता है। भाई राजस्थान में बारिश होती ही नहीं, बारिश के टाइम पर भी बारिश नहीं होती है। वहीं यूपी अगर चले जाओगे, मुंबई चले जाओ, तो मुंबई में आप देख रहे हो इतनी बारिश हो रही है कि लोग परेशान हैं, है ना। राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है, यूपी MP में अभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हुई है। ये क्षेत्र के अनुसार जो है छोटे क्षेत्रों के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग चेंज होता रहता है। जबकि अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो यह एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। तो क्लाइमेट जो है वो एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है। चलिए परिवर्तनशीलता की बात करते हैं, किसमें कैसे परिवर्तन होता है। तो ये मिनटों, घंटों और दिन में बदल सकता है। मौसम भाई मिनट में बदल जाता है, कहता नहीं मौसम की तरह तुम तो बदल तो न जाओगे, है ना, गाना है। तो मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। आज सुबह धूप थी, शाम को बारिश होने लगी, कल सुबह फिर बारिश होने लगी, दोपहर में फिर धूप हो गई। तो ये मिनट में, घंटों में, समय में, दिनों में बदल जाता है। जबकि जो क्लाइमेट होता है ये स्थिर होता है। इसमें बदलाव जो है सदियों, मतलब इसमें बदलाव होने में सदियां लग जाती हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत जल्दी बदलता नहीं है। तो ये आपका क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस हो गया। यहां से आपका स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो हैं वो बना करके पूछे जाएंगे। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। जब आप नोट्स लेंगे तो बढ़िया रिवीजन के लिए आपके ये काम आ जाएगा। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ें। चलिए अब हम यहां पर बात कर लेते हैं जो RAEO में लगातार पूछी जाती है और 101% आप मान के चलिए कि 1001 लिखने जा रहे थे, 101% जो है यहां से प्रश्न आएगा 101%। ठीक है। क्या है देखिए, ये क्या कह रहे हैं, समान रेखाओं की बात कर रहे हैं जो आइसो लाइंस होती हैं। और ये टर्म्स RAEO जो आपका RAEO एग्जाम है यहां पर हर बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोएट। आइसोएट क्या होता है? ये समान वर्षा वाली जो समरेखा होती है, यानी रेनफॉल को दर्शाती है। तो रेनफॉल वाले स्थान को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, यानी जहां पर समान रूप से वर्षा होती है। जैसे अपना ये वाली अगर हम रेखा की बात करें तो ये आपकी कहां शुरुआत होगी? गुजरात से शुरुआत हो जाएगी। गुजरात
से लेकर के आप राजस्थान में तो इतनी नहीं होती है, यूपी-एमपी को ले लीजिए, यूपी-एमपी के बाद बिहार ले लीजिए, बिहार के बाद में नीचे चले आइए आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, तो ये ऐसी रेखा होती है जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती है। यहाँ पर लगभग जो है समान वर्षा होती है। हाँ, अगर राजस्थान की तरफ चले जाओगे, हरियाणा की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम होती है ना। तो समान वर्षा वाले स्थानों को जो दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आइसोजेट यानी कि समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है आइसोबार की। आइसोबार क्या होता है, तो समान वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, इसको दर्शाने वाले स्थानों की जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। यानी कि एक ऐसी रेखा जो समान दबाव वाले वायुमंडलीय क्षेत्रों को दर्शाती है, आइसोबार कहलाती है। आइसोथर्म क्या होता है, तो समान टेम्परेचर, समान तापमान वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म कहेंगे। यानी ये वो रेखा होती है जहां पर एक समान टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा इस रेखा के आसपास। ठीक है, चलिए आइसोटैक क्या होता है, तो समान हवा की गति यानी कि विंड स्पीड को दर्शाने वाली रेखा को हम आइसोटैक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे। ठीक है ना, आइसोटैक ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, आइसोबार ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलो आइसोफेन क्या होती है, एक मिनट, आइसोनेप क्या होती है, आइसोनेप माने समान बादल आवरण वाली, जहां पर एक समान बादल होते हैं उसको हम यानी क्लाउडीनेस जो स्थान होता है उसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, आइसोनेप कहते हैं। उसके बाद आइसोफेन क्या होती है, तो समान फेनोलॉजिकल घटनाओं को दर्शाने के लिए जैसे फूल आना वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी जो है आइसोफेन कहलाती है। सीधे आपसे बोलेंगे इनमें से कौन सी आइसोफेन की उदाहरण है। ठीक है, तो आप बताओगे जैसे समान फूल आने वाला जो है यानी कि ऐसी रेखा जो समान फेनोलॉजिकल घटनाओं को दर्शाती है उसे हम आइसोफेन कहते हैं। आपसे कहेंगे कि एक समान जो है टेम्परेचर को दर्शाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे आइसोथर्म कहते हैं। इस तरह से प्रश्न प्रीवियस RAIO जो आपका RAEO एग्जाम है 2023 वाला और 2021 वाला, दोनों में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो तैयारी आपको हर लेवल पर करके चलना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ये आपकी परम जिम्मेदारी हो जाएगी। चलिए अब दूसरे नंबर पर आता है अर्थ का एटमॉस्फेयर यानी कि पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है। अच्छा, यहां से हम कह सकते हैं कि हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो अभी ये जो टॉपिक है ना, ये आपका पर्यावरण के अंतर्गत भी आ जाएगा। और अभी हम देख रहे हैं कि लगातार एनालिसिस करवाते हैं, हम हर एग्जाम का एनालिसिस करवाते हैं और हम ये देख रहे हैं कि भाई हर एक एग्जाम में ये आपका समताप मंडल क्या होता है, ओजोन परत क्या होती है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। तो यहां से 101% प्रश्न आएगा, आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है ना। अभी नीचे हमने टेबल में उसको एक तरफ से व्यवस्थित कर दिया है, तो वहां पर भी आप देख लेना। फिलहाल आपको यहां पर ये डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, तो पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी का वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका 99% द्रव्यमान पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर के भीतर ही समाहित है। यानी यहां से लेकर के पृथ्वी की सतह से लेकर के 40 किलोमीटर का जो एरिया हो जाता है, सारी घटनाएं जो है वो आपकी इसी के अंतर्गत हो जाती हैं। ठीक है, कैसे हो जाती हैं आइए देखते हैं। अब वायुमंडल का हमने ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लेयर में कुछ वितरण कर दिया है। ठीक है, जैसे ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मीसोफियर हो गया, थर्मोस्फियर हो गया, एक्सोफियर हो गया। तो ये क्या क्या होता है, कितनी ऊंचाई तक होता है, कौन कौन सी घटनाएं इसमें होती हैं, ये तो आपको डायग्राम से दिखाई दे रहे हैं। भाई सैटेलाइट जो है, जो सैटेलाइट उड़ते हैं वो कहां पर उड़ते हैं, एक्सोफियर में उड़ते हैं। ठीक है ना, और जो मीसोफियर में क्या होता है, मीसोफियर में ये जो मतलब कि ऊपर से वो गिरते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जो पिंड होते हैं, वो पिंड जब गिरते हैं तो यहाँ पर जल करके राख हो जाते हैं। ये सारी विशेषताएं पूछी जाएंगी ऊपर। आप अभी हम नीचे जो हमने डायग्राम बनाया है यानी जो टेबल बनाई है उसमें आपको दिखा देंगे। हवाई जहाज कहां पर उड़ते हैं, भाई समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं। तो वायुमंडल को तापमान के आधार पर नीचे दी गई 4 मुख्य परतों में डिवाइड किया गया है। अब वो 4 मुख्य परतें कौन कौन सी हैं, आइए यहां पर देख लेते हैं। ये पूरा हमने जो है आपके लिए बढ़िया से टेबल तैयार कर दिए, रिवीजन में आपके बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो परत का नाम, ऊंचाई, तापमान क्या रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है और मुख्य विशेषता क्या है, इनको एक साथ में चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षोभ मंडल की यानी कि ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, कितनी ऊंचाई पर होता है, तो सतह से लेकर के 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर तक की जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। कौन कौन सी घटनाएं यहां पर हो जाती हैं वो देख लेते हैं। तो मौसम की सभी घटनाएं, भाई बादल, वर्षा, पाला, कोहरा, ये सारी की सारी घटनाएं इसी वाले परत में हो जाती हैं, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 85% जो हिस्सा है ना भाई, वो आपके क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई बढ़ने पर इसका तापमान 6.5
डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या फिर 3.6 फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट की दर से कम होता है। यानी कि ऊपर की ओर अगर आप जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। यही एक रीजन है कि जो हमारा हिमालय है, आप जितना ऊपर जाएंगे हिमालय आपको जमा हुआ मिलेगा, यानी कि वहां पर पूरी पूरी बर्फ जम जाती है। क्यों? यही एक रीजन है कि क्षोभ मंडल में हम ऊपर जाते जाते हैं तो इस स्पीड से प्रति किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है अगर आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल की सारी विशेषताएं हमने आपको बता दी। चलिए अब बात करते हैं समताप मंडल। सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है कोई चीज तो वो आपकी यही है, समताप मंडल है मेरे भाई। कलर चेंज कर लेना, रेड कर लेते हैं। समताप मंडल जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर ऐसा क्यों? आइए बताते हैं। 18 से 50 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की जो पूरी की पूरी दूरी होती है वो हमारी किसके अंतर्गत आएगी? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत आएगी। ऊंचाई के साथ में ये जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, देखिए ऊंचाई के साथ में क्या बढ़ता चला जाता है, तो हम यहाँ पर बात करें टेम्परेचर की। भाई सेकंड वाला जो है वो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, तो ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर इसका बढ़ता चला जाता है। और इसका क्या होता है? क्षोभ मंडल का घटता है। ध्यान रखना भाई, क्षोभ मंडल का अगर बेसिक एकदम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो ये घटता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलेंगे तो ये ऊंचाई के साथ में बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम सूर्य के नजदीक आते चले जा रहे हैं तो ये बढ़ता चला जाता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, इस तरह से ये चलता रहता है। देखिए इस परत में ओजोन गैस की प्रचुरता होती है, इसीलिए इसे हम ओजोन फेयर भी कहते हैं। ध्यान रखना है, यानी कि यहां पर आपको ओजोन परत मिल जाएगी, ओजोन गैस मिल जाएगी। ओजोन परत क्या करती है समझा दें आपको एक बार। ये मान लीजिए ओजोन परत है, ये है सूरज, सूरज से रोशनी आई, ओजोन परत से टकराई, ओजोन परत ने उस रोशनी को फिल्टर किया और उससे जो यूवी विकिरण थी यानी कि जो पराबैंगनी किरणें थी इसको ओजोन परत ने अवशोषित कर लिया और फिल्टर करके सारी की सारी रोशनी को कहां पर भेज दिया? नीचे हमारी पृथ्वी पर भेज दिया। यानी हमारे पास में जो अब रोशनी आ रही है वो फिल्टर होकर के आ रही है और हमें कोई समस्या नहीं हो रही है। इन केस क्या होता है, हम लोग सीएफसी का ज्यादा यूज कर रहे हैं। सीएफसी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर में से निकलती है, एसी में से निकलती है, और जो हम डीओ वगैरह लगाते हैं, फॉग वगैरह लगाते हैं, उसमें से निकलती है। अब वो सीएफसी क्या कर रही है? सीएफसी ऊपर जाती है और ओजोन के जो अणु होते हैं उन ओजोन के अणु को तोड़ने का काम करती है। जब ओजोन के अणु टूटते हैं तो ये ओजोन परत क्या होती है? कमजोर हो जाती है। अंटार्कटिका के ऊपर अभी देखा गया, रिसेंट में ये प्रश्न पूछा गया अभी हाल ही में, है ना, हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जाम में, एपटेक के में, कि भाई कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा परत कमजोर हो रही है? तो अंटार्कटिका के स्थान जहां पर है वहां पर आप देखेंगे ओजोन परत में क्या है? पतली होती चली जा रही है। अब इससे क्या होगा? ओजोन परत कमजोर होगी तो यहां से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट जो है हमारी पृथ्वी पर आएंगे। पराबैंगनी किरणों की पृथ्वी पर आने से क्या होगा? मानवों को स्किन कैंसर नामक बीमारी हो सकती है और जो समुद्री जो घास होती है उस समुद्री घास को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये समुद्र के अंदर तक भी प्रभाव डाल सकती हैं। समुद्री घास अगर खत्म हो जाएगा तो कुछ ऐसे समुद्री जीव हैं जैसे डुगोंग है ना, जिसे हम समुद्री गाय कहते हैं, ये बेसिकली पूरी की पूरी घास पर ही डिपेंड करती है और इन जीवों को जो है सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है, तो पूरा हमने आपको वो ओजोन परत पूरी समझा दी और यूवी किरणें भी समझा दी इसी में। ठीक है, यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है। साफ मौसम के कारण जेट और हवाई जहाज इसी परत में उड़ते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो समताप मंडल होता है यहीं पर आपको जो है जेट्स और हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना। अगला मीसोफियर यानी कि मध्यमंडल की बात करते हैं। 50 से 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर हम पहुंच गए थे समताप में, अब इससे ऊपर जाएंगे तो 50 से 80 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसे हम मध्यमंडल या फिर मीसोफियर कहते हैं। और ऊंचाई के साथ साथ में टेम्परेचर यहां पर लो होता जाएगा, घटता चला जाएगा, यहां पर टेम्परेचर घटता चला जाता है। ठीक है, तो पहले भाई क्या होता है? पहले घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है जहां पर टेम्परेचर गिर करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है मध्यमंडल में, केवल इतना ही ध्यान रखना है। नंबर 4 आपका तापमंडल आ जाएगा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर 80 से 1600 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो आपका क्या कहलाता है? थर्मोस्फियर कहलाता है। ऊंचाई के साथ साथ में टेम्परेचर जो है वो यहां पर तेजी से बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। और यहां पर क्या होता है? इसकी निचली परत को हम क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं, जो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित करने का काम करती है। यानी कि दूर संचार में सबसे ज्यादा उपयोगी कौन होता है? तापमंडल, थर्मोस्फीयर होता है। और थर्मोस्फीयर का भी कौन सा हिस्सा होता है? आयन मंडल होता है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया से आप एक बार रिवीजन कर लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन। ये क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो सोलर कांस्टेंट, सबसे पहले हम सौर स्थिरांक की बात करेंगे। सौर स्थिरांक क्या होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सतह पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा ही क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक यानी कि सोलर कांस्टेंट कहलाती है। इसकी वैल्यू 1.9
कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। या फिर 1353 वर्ग मतलब मीटर जो है वर्ग मीटर की जो है होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 1.94 कई बार पूछा गया, तो ये आप ध्यान रखना। वैसे सौर स्थिरांक वगैरह इतना डीपली नहीं पूछेंगे इस चैप्टर से आपसे। सबसे ज़्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है आपका वो जो आपका पृथ्वी का वायुमंडल है, ठीक है। ये समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, ये सारे यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं PAR। PAR क्या होता है? तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी ये विकिरण होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होती है, या फिर 0.4 UM होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला, इसे मापने के लिए क्वांटम सेंसर का उपयोग किया जाता है। किसको? PAR को मापने के लिए क्वांटम सेंसर का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, 0.7 एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ते हैं। अगला एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? तो किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण और उस पर गिरने वाले कुल विकिरण का जो अनुपात परसेंटेज में होगा उसे हम एल्बिडो कहेंगे। देखिए समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी सतह पर परावर्तित सौर विकिरण, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ने सौर विकिरण जैसे यहाँ पर प्रकाश आया इसको परावर्तित कर दिया, तो परावर्तित सौर विकिरण और उस पर गिरने वाले कुल विकिरण, यानी कि ऊपर हो जाएगा परावर्तित सौर विकिरण, नीचे हो जाएगा टोटल सौर विकिरण, और इसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। हो सकता है आपसे यहाँ से प्रश्न बन जाए, है ना। एक दे दें, दूसरा आपसे पूछ लें, या फिर आपसे सीधे सूत्र भी पूछ सकते हैं। जैसे ताजी बर्फ फ्रिश स्नो की अगर हम बात करेंगे तो 75 से 95% इसमें एल्बिडो होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एल्बिडो शुष्क बर्फ में होता है, जो ऊपर से गिरती है। भाई शिमला उमला घूमने जाते हैं शुष्क बर्फ के लिए तो जाते हैं, है ना, कि बर्फ गिर रही, बर्फ का मजा लेने के लिए शिमला में जाते हैं। फसल आवरण, क्रॉप कॉन्वॉय की बात करते हैं तो 15 से 25% यहाँ पर हमको एल्बिडो मिलेगा। काली मिट्टी की बात करेंगे 5 से 10% सबसे कम एल्बिडो हमें यहाँ पर मिलता है, जिसके कारण ये अधिक ऊष्मा को सोख लेती है, जो हमारी काली मिट्टी होती है, ठीक है। ये हो गया आपका एल्बिडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं मौसम संबंधी उपकरण, ठीक है, एग्रोमीटियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट से प्रश्न बन सकता है भाई कौन सी चीज किसको मापती है ना। तो चलिए हमने आपको इसके आपके सुविधा के लिए हमने इसको क्या किया है, एक टेबल में समाहित कर दिया, जिससे कि रिवीजन करने में मजा आ जाएगा, आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। RAEO परीक्षा में मिलान करने या सीधे कार्य पूछने के लिए यह सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे मिलान करने के लिए दे देगा, जोड़ी मिलाने के लिए दे देगा, है ना, कि ये एनेमोमीटर किससे संबंधित है, चलो मिला करके बताओ। तो ये जोड़ी मिलाने में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जब एनालिसिस हम कराएंगे एग्जाम का तब आपको बताएंगे, देखिए हमने आपको पढ़ाया था, आज पूछ लिया गया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एनेमोमीटर की बात करेंगे। एनेमोमीटर क्या काम करता है? तो ये पवन की गति, विंड स्पीड को मापने का काम करता है, ठीक है। इसकी इकाई नॉट्स होती है, किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। नॉट्स में ही मापते हैं, जब हवाई जहाज उड़ता है तो नॉट्स में इसको मापते हैं। विंड वैन क्या होता है? पवन की दिशा मापने के लिए, भाई साउथ में चल रही है पवन, वेस्ट में चल रही, नॉर्थ में चल रही, किस तरफ चल रही है हवा, वो मापने के लिए हम विंड वैन का प्रयोग करते हैं। पायरोनोमीटर क्या होता है? तो पायरोनोमीटर कुल सौर विकिरण को मापने का काम करता है। टोटल ग्लोबल सोलर रेडिएशन को मापने का काम जो है वो आपका पायरोनोमीटर करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका कैंपबेल स्ट्रोक रिकॉर्डर। ये क्या करता है? तो कैंपबेल स्टोक्स रिकॉर्डर क्या करेगा? वास्तविक धूप के घंटे को मापने का काम करेगा। कितने घंटे, एक्चुअल जो सनशाइन आवर्स होते हैं उसको मापने का काम ये करता है कैंपबेल स्टोक्स मीटर रिकॉर्डर, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे लाइसीमीटर। लाइसीमीटर क्या करेगा? ये वाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन को एक साथ में अगर हम मिला दें तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन को मापने का काम कौन करेगा? लाइसीमीटर काम करता है, ठीक है ना, कि कितना वाष्पीकरण हुआ है, कितना बाष्पोत्सर्जन हुआ है। अगला आपका साइक्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ये सापेक्ष आर्द्रता को मापने का काम करता है। इसे हमेशा परसेंटेज में व्यक्त करते हैं कि भाई कितना हाइग्रोमीटर में हम ये देखते हैं कितना प्रतिशत यहाँ पर सापेक्ष आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने प्रतिशत है, ठीक है। उसके बाद बैरोमीटर आपने कई बार सुना होगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने का काम जो है वो बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है, और इसकी इकाई मिली बार होती है। MB में या फिर पास्कल में भी इसको मापते हैं। पास्कल वाला कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना बैरोमीटर में जो दबाव होता है उसको हम पास्कल में मापते हैं, ठीक है। टेंसियोमीटर क्या होता है? तो यह मृदा की नमी और तनाव को मापने का काम करता है। ये 0 से लेकर के 0.8 बार तक कार्य करता है, ये इसकी इकाई हो जाएगी। रेन गेज क्या है? रेन गेज तो वर्षा की मात्रा, रेनफॉल को मापने का काम करता है, और इसे MM में मापते हैं। कहते हैं भाई इतनी MM वर्षा जो है इंदौर में हुई है, इतनी MM वर्षा जो है वो भिंड में हुई है। तो MM में हम कैसे मापते हैं? रेन गेज की मदद से ही वर्षा को मापते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मापक यंत्र हो गए आपके, है ना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बादलों की बात करते हैं। बादलों से प्रश्न आपके RAEO एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं। और CSET के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। CSET वाले सेक्शन में हम जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है, CSET वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर सारे नोट्स डले हुए हैं, ठीक है।
इसके अलावा 500 प्रश्नों की हम वहां पर कुछ पीडीएफ और डाल रहे हैं। जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं ना, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, उनके लिए हमने बनाया था। और वहां से 85% से लेकर के 90% तक प्रश्न जो है वो उन्हीं 500 प्रश्नों में से फंसे हैं। तो आज सीसेट वाले ग्रुप में हमने एमपी जीके के 500 प्रश्न डाल दिए हैं। अभी हिंदी के 500 प्रश्न और साइंस के 500 प्रश्न और डाल देंगे। अभी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा सर आपकी टॉप 500 वाले साइंस में से बहुत प्रश्न आए थे, एकदम मजा आ गया सर, उतना पढ़ के चले गए थे, काम हो गया है ना। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और जो भी सब्जेक्ट है उनका भी हम मैराथन बना करके आपको एकदम कंप्लीट करवा देंगे, है ना। लेकिन ये एग्रीकल्चर वाला जो आपका पोर्शन है इसको कंप्लीट करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो यही तो मेन नंबर है भैया, 100 नंबर तो यहीं से आएंगे ना आपके। इसको कंप्लीट करते चलेंगे, उसकी मैराथन हम साइड साइड में चलाते रहेंगे। चलिए क्लाउड की बात कर लेते हैं। क्लाउड क्लासिफिकेशन यानी बादलों का वर्गीकरण। तो बादलों को उनकी ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। परीक्षा के नजरिए से निम्नलिखित बिंदु आपको रट लेना, याद करके जाना है। सबसे पहले बात करेंगे हाई क्लाउड। हाई क्लाउड कहां पर है? ये रहा हाई लेवल पर जो क्लाउड होते हैं हाई क्लाउड कहते हैं। देखिए इसे हम उच्च बादल कहते हैं। 6 से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जो बादल होते हैं उसे हम हाई क्लाउड कहते हैं, ठीक है। इनके नाम के आगे सीरस शब्द लगा रहता है। इन्हें हम पच्छाप भी कहते हैं हिंदी में, वैसे इसको हम सीरस शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका सीरस हो गया, सर्क्यूमुलस हो गया, है ना। ये पूरी तरह बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं और इनसे बारिश नहीं होती है। ध्यान रखना, ये जो हाई क्लाउड होते हैं इनके द्वारा बारिश नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएंगे? साइरस मिल जाएगा और सर्क्यूमुलस, ये जो बादल होते हैं ये आपको सबसे ऊपर मिलेंगे। हाई क्लाउड 6 से 12 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन इनसे ध्यान रखना, इनसे बारिश नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर आ जाएंगे मीडियम, यानी कि जो यहां पर होते हैं ये वाले। मीडियम में क्या होता है? मीडियम क्लाउड यानी हम मध्यम बादल कहते हैं। ऊंचाई 2 से 6 किलोमीटर होती है। ऊंचाई भी आपसे पूछी जाएगी, बेसिकली ऊंचाई ही पूछते हैं, ठीक है। इनके नाम के आगे ऑल्टो शब्द जुड़ा रहता है, ठीक है। तो अल्टो की गाड़ी कहां पर होगी? बीच में होगी, ध्यान रखना, है ना। इनको अल्टिक्यूलमस कहते हैं, ऑल्टो क्यूमुलस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल्टो स्ट्रेटस कहते हैं। ये 2 प्रकार के बादल आपको मिड में मिलेंगे जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में इससे आप कोरिलेट करते चलना, बढ़िया से आपको डायग्राम भी लगा रखा है हमने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लो क्लाउड की। इन्हें हम निम्न बादल कहते हैं और ये सतह से लेकर के 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 प्रकार के बादल पाए जाते हैं, स्ट्रेटस और निम्बो स्ट्रेटस। आइए देखिए नीचे यहां पर इनके बारे में मैंने बता रखा है। देखो ये निम्बस, निम्बस क्या होता है? तो निम्बस शब्द का अर्थ है वर्षा होता है, यानी यही वो बादल होते हैं जो बारिश करवाते हैं 0 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक वाले, ठीक है ना। ये गहरे काले रंग के जल से लदे बादल होते हैं, इन्हीं से है जो है बारिश होती है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। तो अब आपको जो काले काले बादल दिखाई देते हैं ना, ये काले बादल नहीं होते मेरे भाई, ये निम्बस होते हैं। निम्बस, वही निम्बस जो है हमारे यहाँ बारिश करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो क्यूमुलस होते हैं, ये क्या होते हैं? तो ये कपासी वर्षी बादल होते हैं। ये वर्टिकल विकास वाला सबसे खतरनाक बादल है जो गरज चमक के साथ में तेज आंधी और ओलावृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो हेलस्टॉर्म के लिए जिम्मेदार कौन होता है? यही कपासी वर्षी जो बादल होते हैं, यही ओला वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब ओला गिरता है तो समझ लेना ये क्यूमुलो निम्बस के द्वारा जो है यहाँ पर बारिश की गई है। तो निम्बस तो बेचारे सीधे साधे होते हैं, आते हैं काले काले होते हैं, बारिश के चले जाते हैं। लेकिन जो क्यूमुलो निम्बस होते हैं ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ये जो है ओला वाली वर्षा जो है करते हैं, ठीक है भाई। बादल समझ में आ गए, पूरा डायग्राम समझ में आ गया बादलों का। आगे बढ़ लेते हैं। चलिए अगला देखिए। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं मॉनसून एंड रेनफॉल डाटा, मानसून और वर्षा आंकड़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे, यहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखिए तो साउथ वेस्ट मानसून, भारत और मध्य प्रदेश में होने वाली कुल वर्षा का 85% जो बारिश होती है ना भैया, वो इसी मानसून के द्वारा होती है। किससे? साउथ वेस्ट मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ध्यान रखना है। ये भारत में 1 जून को केरल के तट पर टकराता है। सबसे पहले कहां पर आता है? केरल पर आता है और फिर वो जो है आगे की ओर बढ़ता है, बारिश करता हुआ चलता है। मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग 10 से 15 जून के बीच में होता है। अमूमन बस्तर या पूर्वी मध्य प्रदेश के रास्ते में जो है ये प्रवेश कर जाता है और यहां से बारिश स्टार्ट कर देता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो अरब सागर शाखा है यानी कि अरेबियन सी ब्रांच है, और बंगाल की खाड़ी शाखा। 2 ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। मध्य प्रदेश को जो है ना दोनों शाखाओं से बारिश होती है। जैसे कि ये अपना नीचे वाला एरिया हो गया अपने भारत का, ये हो गया केरला। यहां से ये मानसून आता है तो केरला में प्रवेश कर जाता है और केरला से फिर ये एमपी की तरफ बढ़ जाता है। 2 शाखाएं, एक तो ये यहां से टकरा गया अरेबियन सी से, एक इसकी शाखा यहां पर होती है जो बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी पर भी आता है ना, तब भी ये एमपी की तरफ ही बढ़ता है ना। तो दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। ये बात आपको क्लियरली ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला मानसून हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इससे सर्दियों में बारिश होती है। अपने यहाँ सर्दी में बारिश होती नहीं है, मावठ कहते हैं ना साथ उसको, ये भाई बारिश हो रही सर्दियों में, है ना। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है? तो मध्य प्रदेश में
इसके कारण रबी की फसल सर्दियों में होने वाली हल्की वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं ना, उस टाइम पर मावठ होती है। या गेहूं और चने की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। जब गेहूं और चने को थोड़ी थोड़ी बहुत जो है पानी की आवश्यकता होती है तो ये मावठ उस पर गिर जाती है और बढ़िया से जो है उसका उत्पादन हो जाता है। अगला रेनी डे, जो वर्षा वाले दिन होते हैं उसमें क्या होता है, तो भारतीय मौसम विज्ञान IMD के अनुसार यदि किसी दिन 24 घंटे में 2.5 mm या उससे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है तो उसे हम तकनीकी रूप से रेनी डे कहते हैं कि अब भाई बारिश स्टार्ट हो गई है। जो वर्तमान में टाइम चल रहा है ये रेनी डे है, यानी कि यहां पर जो बारिश हो रही है 2.5 mm से ऊपर होती है। ठीक है, चलिए अब मौसम का पूर्वानुमान भी अपन लगा लेते हैं भाई। कृषि कार्यों के प्रबंधन के लिए मौसम को पूर्वानुमान की 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं, तो वेदर फोरकास्टिंग की बात हम यहां पर कर रहे हैं। मौसम का पूर्वानुमान ये रही उनकी 3 श्रेणियां। इसको भी हमने टेबल में समाहित कर दिया जिससे कि आपको रिवीजन में मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रकार वैधता कृषि में मुख्य उपयोग कहां कहां पर होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट रेंज की बात करते हैं। 1 से 3 दिन तक रहता है, यानी 72 घंटे तक ये होता है। ठीक है, ये जो क्लाइमेट फोरकास्ट है 1 से 3 दिन यानी 72 घंटे के लिए होता है। रोजमर्रा के कृषि निर्णय जैसे सिंचाई का समय, कीटनाशक उर्वरकों का छिड़काव और बुआई कटाई की तारीख तय करने में जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, वह मौसम का पूर्वानुमान में कौन सा हो जाएगा, जो आपका शॉर्ट फोरकास्ट होता है जो 1 से 3 दिन वाला होता है। उसके बाद मीडियम रेंज जो होता है ये क्या करता है, तो 3 से 10 दिन के लिए ये होता है। कौन सा, मीडियम रेंज वाला, किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर देश में एग्रो एडवाइजरी सर्विस जारी होती है कि भाई अब इतने दिनों में इतने दिनों तक बारिश होने वाली है, यहाँ पर ये मौसम रहने वाला है, तो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, मीडियम रेंज हो जाता है। ठीक है ना, इसी के आधार पर जो है कृषि मौसम की सलाह के द्वारा बुलेटिन जारी किए जाते हैं जो आकर के बताते नहीं भाई यहाँ पर वर्षा हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर हवा आ रही है, ओले गिर रहे हैं, तो ये सब इसी के आधार पर बताते हैं। फिर आता है लॉन्ग रेंज, 10 से अधिक और पूरे सीजन के लिए जो होता है उसे हम लॉन्ग रेंज कहते हैं। फसल के चुनाव यानी कि क्रॉप प्लानिंग में, सूखा प्रबंधन में, सरकारी नीतियों को तैयार करने में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इसके आधार पर सरकारी नीतियां तैयार की जाती हैं। भाई MSP क्या रखी जाएगी, बाजरा को कब से कब तक बोना है, धान की फसल कितनी होनी है ना, तो सरकारी नीतियां जो तैयार की जाती है उनके लिए लॉन्ग रेंज की आवश्यकता होती है, पूरे सीजन के बारे में बताता है। तो तीनों टाइप बता दी हमने, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग के तीनों टाइप आपको बता दिए हैं। अब इस पर ही आधारित हम क्वेश्चन भी करवा देंगे बढ़िया से, MCQ भी करवा देंगे, तो पूरा आपका काम हो जाएगा। और सारे नोट्स आपको जो है नोट्स वाले ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। बहुत कम प्राइस है भैया, 199 आपको सब कुछ दे रहे हैं हम, है ना। ये पूरा का पूरा मटेरियल करवा रहे हैं, वीडियो भी आपको दे रहे हैं, टेस्ट भी आपकी करवा रहे हैं, MCQ भी आपको दे रहे हैं और पूरा थ्योरी नोट्स भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसका जो लास्ट टॉपिक हो जाएगा यूनिट 2 का, वो है एग्रो क्लाइमेट एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ठीक है, आइए देख लेते हैं, इकोलॉजिकल जोन भी देख लेते हैं और एग्रो क्लाइमेट भी देख लेते हैं। बेसिक फैक्ट, यहां से फैक्ट से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो योजना आयोग के अनुसार भारत की बात करें तो टोटल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये डायरेक्ट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर वन लाइनर में भी आपसे पूछ सकते हैं। भारत में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात करेंगे टोटल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। ठीक है, NARP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अनुसार भारत में कितने हैं, 127 हैं। ठीक है ना, तो कितने हैं, 127 NARP हैं जो आपके नया प्रोजेक्ट बना है, इसके अनुसार 127 जो है NARP आपको मिल जाएंगे। कुछ क्षेत्र में 131 होंगे, लेकिन बेसिकली माना कितना जाता है, 127 ही NARP होते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है भैया 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इनके बारे में डिटेल में बताएं, क्यों, क्योंकि भाई MPRAEO के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसको तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा कहां कहां पर होती है। ठीक है ना, तो ये अभी हम आपको डिटेल में बताने वाले। मध्य प्रदेश में कुल फसल क्षेत्र कितने हैं, ये भी डिटेल में बताएंगे। कुल 5 फसल क्षेत्र हैं, यानी क्रॉप एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं, 5 हैं। एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, अलग से मेंशन करके यूनिट 2 में दिया गया है, इसलिए आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब मध्य प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों को पूरा देख लेते हैं, यानी एग्रो क्लाइमेट जोन की बात कर लेते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के जिले, मिट्टी और मुख्य फसलें हमने यहाँ पर अलग अलग आपको दे दी हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पर है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, यानी छत्तीसगढ़ प्लेन्स। प्रमुख जिले कौन कौन से आ जाएंगे मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला आ जाएगा। लाल पीली मिट्टी है तो भैया धान की खेती होगी, आपको कल ही बता रखा है, ये हमने आपको इसमें भी बताया है। और जो MPGK की पैरेलल सीरीज चल रही है ना, MPGK अलग से हम लेकर के चल रहे हैं, CSET वाली, उसको भी आप लोग देख लेना। तो अलग से हमने इसीलिए वो बना दिया, प्लेलिस्ट बना रखी है। एक एग्रीकल्चर के नाम से प्लेलिस्ट है और एक MPGK के नाम से प्लेलिस्ट है, दोनों को आपको फॉलो करते चलना है ना।
चलिए, तो ये बालाघाट हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी होती है, मुख्य फसल यहाँ की धान होती है। और धान के तुरंत बाद में बिना बुआई किए क्या बो देते हैं, गेहूं बो देते हैं, जिस धान की नमी का हम यूज कर लेते हैं। कल वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था, है ना, कि भाई जीरो टिलेज क्या होता है, खेती के प्रकार क्या होते हैं, कल हमने बता दिया था। ठीक है, नंबर 2, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, नॉर्दर्न हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें हमारे कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो मंडला, डिडोरी, अनूपपुर, सीधी, शहडोल। ये हमारा दूसरे नंबर छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में आ जाएगा। भाई छत्तीसगढ़ पहले भारत ये एमपी का हिस्सा तो हुआ करता था, तो भाई क्लाइमेट जोन तो जब बटेंगे तो उसके आसपास के एरिया को तो लेना पड़ेगा, तो उसी के नाम पर रख दिया है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें मंडला, डिडोरी, अनूपपुर, सीधी, शहडोल आ जाएंगे। मिट्टी लाल पीली व उथली काली मिट्टी, यहाँ पर मुख्य फसल यहाँ पर धान और मक्का हो जाती है। छत्तीसगढ़ से जो भी जुड़ा हुआ है वहां पर धान सबसे मुख्य फसल होती है। ठीक है, नंबर 3, कैमूर का पठार, सतपुड़ा पहाड़ियां। यहाँ पर कौन कौन से जिले आ जाएंगे, रीवा, सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, ये आपके इसमें आ जाएंगे कैमूर के पठार में। मिट्टी की बात करेंगे तो मिश्रित लाल मिट्टी और काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मुख्य फसल की बात करेंगे तो धान और गेहूं यहाँ की मुख्य फसल हो जाएगी। जैसे जैसे मालवा की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम गेहूं की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, विंध्यन पठार की बात कर लेते हैं, नंबर 4 पर आ जाता है। तो प्रमुख जिले कौन कौन से इसमें, तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, ये सारे जिले आ जाएंगे विंध्यन पठार के अंतर्गत। मिट्टी मध्यम काली और गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मुख्य फसल यहाँ पर गेहूं और चना हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे नर्मदा, मध्य नर्मदा घाटी, जो आपका 5वें नंबर पर आएगा। तो प्रमुख जिले इसमें कौन हो जाएंगे, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर। मिट्टी कैसी, गहरी काली मिट्टी हो जाएगी। मुख्य फसल यहाँ की गेहूं और सोयाबीन हो जाएगी। काली मिट्टी में सोयाबीन होता है, हमने बताया था आपको। मालवा की तरफ जाएंगे गेहूं और सोयाबीन आपको मिलना चालू हो जाएगा, और गेहूं और सोयाबीन मुख्य फसल हो जाती है मालवा एरिया की। उसके बाद ग्रिड क्षेत्र की बात करते हैं। ग्रिड क्षेत्र में कौन आएगा, प्रमुख जिले कौन कौन से हो जाएंगे, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल संभाग, जहाँ के हम निवासी हैं भैया, है ना, मुरैना वाले। ठीक है ना, तो मुरैना को हम क्या कहते हैं, सरसों की हांडी कहते हैं। भले ही हम अभी इंदौर में रह रहे हैं, लेकिन भाई मुरैना तो मुरैना ही है। चंबल क्षेत्र जो है वो आपका ग्रिड क्षेत्र कहलाता है। क्यों, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और मध्य प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्यों उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, भाई चंबल है, केन वगैरह जो हैं, और क्वारी हो गया, ये सारी नदियाँ यहाँ पर हैं। ठीक है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बनती है, और जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। मुख्य फसल यहाँ पर गेहूं और सरसों होता है, और मुरैना को सरसों की हांडी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पीले जिले कौन से हैं, तो 2 पीले जिले हैं जिन्हें हम पीत जिले कहते हैं, भिंड और मुरैना, सरसों की उपलब्धता के कारण। नंबर 7, बुंदेलखंड क्षेत्र, प्रमुख जिले कौन से हो जाएंगे, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया। और ये बेसिकली किस पर डिपेंड है, ये टूरिज्म पर डिपेंड है। उतनी अच्छी खेती यहाँ पर नहीं होती है। मिट्टी कौन सी, मिश्रित लाल काली मिट्टी है। मुख्य फसल की बात करेंगे, ज्वार, गेहूं और तिल। ज्वार को कम पानी की आवश्यकता होती है, और गेहूं और तिल को भी उतना खास पानी नहीं चाहिए रहता है, यहाँ पर काम चल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, बेतवा नदी यहाँ पर है, इसलिए थोड़ा बहुत काम चल जाता है। बाकी यहाँ की जो है पूरा मतलब किस पे डिपेंड है, तो ये पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड है, ध्यान रखना है। सतपुड़ा का पठार 8 नंबर पर, इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो छिंदवाड़ा और बैतूल जिला आएगा। मिट्टी उथली काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, सैलो ब्लैक मिट्टी, और मुख्य फसल यहाँ पर ज्वार, मक्का और गेहूं हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मालवा के पठार की ओर चलते हैं। सबसे उपजाऊ जो एरिया हो जाएगा वो मालवा का पठार होगा। प्रमुख जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, शाजापुर और राजगढ़। ये पूरा जो बेल्ट है वो आपका मालवा के पठार के अंतर्गत आएगा। मध्यम काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। सोयाबीन, कपास और गेहूं मुख्य रूप से यहाँ की फसल है, और यहीं पर सोयाबीन संयंत्र है उज्जैन में, आपको पता होगा। निमाड़ घाटी की बात करेंगे भाई, प्रमुख जिले खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, ये निमाड़ घाटी के अंतर्गत आ जाएंगे। मिट्टी मध्यम काली मिट्टी है। मुख्य फसल कपास, ज्वार और मूंगफली जो है वो यहाँ की मुख्य फसल हो जाएगी। अगला है 11 नंबर, जो हमारा आखिरी है, झाबुआ की पहाड़ियाँ। इसमें प्रमुख जिले कौन से आ जाएंगे, झाबुआ और अलीराजपुर आ जाएगा। यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी कैसी है, कंकाली, स्कैटल मिट्टी है, हल्की लाल काली मिट्टी है। मुख्य फसल मक्का, कपास और उड़द जो है वो यहाँ की मुख्य फसल हो जाएगी। तो 11 क्लाइमेट जोन हमने आपको करवा दिए हैं अच्छे से। ठीक है ना, अब इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है, जिससे आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। और शेयर कर देना अपने मित्र के पास में, भाई जितने भी मित्र लोग हैं अपने मित्र के पास शेयर कर दो, जितने भी मित्री लोग हैं अपने मित्र के पास में शेयर कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को शेयर कर देना ये वीडियो। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं सब में इसके वीडियो की लिंक शेयर कर देना। नीचे देखो लिंक दिख रही होगी, कैसे सर, इस तरह से एरो का एक निशान बना होगा, है ना, उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, वैसे ही आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब कुछ खुल जाएगा। तो हर जगह आपको शेयर कर देना है। चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल क्षेत्र। तो 5 फसल क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं एक तरफ से। तो जलवायु और वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 5 भागों में हमने बांट दिया है। कौन कौन से 5 भाग हैं देखिए। तो नंबर 1 है धान का क्षेत्र। धान का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, मंडला, डिडोरी, वही छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, बता था ना आपको भाई, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ पूर्वी मध्य प्रदेश। क्यों, क्योंकि लाल पीली मिट्टी वहां पर पाई जाती है, और पीली मिट्टी में क्या होता है, पानी
अच्छा खासा पानी वहाँ पर बरस जाता है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ वर्षा प्रदेश में सबसे अधिक है, 120 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और धान जो है बिना बारिश के होता नहीं है। तो बारिश जहाँ पर अच्छी होगी उसको हम धान क्षेत्र घोषित कर देंगे। बालाघाट वाला एरिया, बालाघाट, मंडला, डिडोरी, ये धान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है एमपी का। उसके बाद नंबर 2 पर आएगा धान गेहूं क्षेत्र, जहाँ पर धान भी होता है, गेहूं भी होता है। उत्तरी और मध्य पूर्वी भाग हो जाएगा, जिसमें रीवा, सतना, पन्ना, कटनी, यूपी से लगे हुए जो जिले हैं, रीवा, सतना, पन्ना, कटनी, ये धान गेहूं के क्षेत्र हो जाएंगे। उसके बाद केवल गेहूं का क्षेत्र यानी कि ओनली वीट जोन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, जैसे नर्मदा घाटी, बिंदेन पठार, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, इसे मध्य प्रदेश का अन्न भंडार भी कहते हैं। जो बीच वाला एरिया हो जाएगा जहां पर गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, इसे एमपी का अन्न भंडार भी कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 गेहूं ज्वार का क्षेत्र, उत्तरी और बुंदेलखंड, जहां पर बारिश कम, मतलब पानी की अधिकता नहीं होती, पानी कम होता है, तो उत्तरी और बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, तो नदियों का पानी तो मिल जाता है लेकिन बारिश उतनी अच्छी होती नहीं है ना। ये हमारा ज्वार गेहूं का क्षेत्र हो जाएगा। नंबर 5 पर आएगा आपका कपास ज्वार का क्षेत्र, जहां पर कपास और ज्वार मुख्य फसल हो जाती है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसमें मालवा और निमाड़ क्षेत्र आ जाएगा, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, यहाँ काली मिट्टी है, सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसको हम कपास ज्वार का क्षेत्र भी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब पॉइंट नंबर हम 4 पर चलते हैं। सुपर इंपोर्टेंट वन लाइनर को एक बार में निपटा लेते हैं। जो वन लाइनर अभी तक RAEO एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, छांट छांट करके आपके लिए हम इस टॉपिक के वन लाइनर लेकर के आ गए हैं। चलिए, सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा भाई, मालवा का पठार सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। चलो इसको रेड कर लेते हैं ना। ये देखो, सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा, तो झाबुआ की पहाड़ियां सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। सीधे ऐसे पूछेंगे, ये फैक्ट वाले प्रश्न है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, छत्तीसगढ़ का मैदान, बालाघाट और उत्तरी पहाड़ियां जो है ये सबसे ज्यादा बारिश हो जाएगी। सबसे कम वर्षा वाला कौन सा हो जाएगा, ग्रिड क्षेत्र, ग्वालियर, चंबल संभाग, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। सोयाबीन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, मालवा वाला पठार अपना हो जाएगा। सरसों का कटोरा किसको कहते हैं, ग्रिड क्षेत्र को, उत्तरी मध्य प्रदेश को सरसों का जो है कटोरा कहते हैं। सरसों की हांडी मुरैना को कहते हैं। ठीक है, सफेद सोना व्हाइट गोल्ड क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, निमाड़ घाटी, जहां पर कपास के उत्पादन के कारण खंडवा, खरगोन को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। कल ये हमने आपको करवा दिया था। कल जो हमने आपको एमसीक्यू करवाए थे, 60 एमसीक्यू कल हमने करवाए थे, जिसमें 50 नॉर्मल एमसीक्यू और 10 स्टेटमेंट वाले एमसीक्यू भी हमने करवा दिए थे, कथन वाले एमसीक्यू भी करवा दिए थे। आगे आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे भी हम आपको जो है जोड़ी मिलाने वाले जो एमसीक्यू होते हैं उनको भी साथ में कवर कर लेंगे। लेकिन आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप वीडियो को शेयर किया कीजिए। कल वाले पे मात्र 386 व्यूज आ पाए हैं इतनी मेहनत के बाद में, है ना। अब मेहनत नहीं करते फिर आप ना देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत भी कर रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, पंखा भी नहीं चला रहे हैं, क्यों, क्योंकि आवाज़ आएगी, गर्मी में बैठे हुए हैं, फिर भी अगर आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो थोड़ा सा अंदर से लगता है कि काहे हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना। तो आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, अपने हर ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, तो ये आज का पूरा मैटर था। अब आपकी यूनिट 2 जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, यूनिट 2 समाप्त हो गई है। यूनिट 2 से ही हमने शुरुआत की थी, क्योंकि यूनिट 1 में बेसिक चीजें दी गई हैं, उसको एक बार में निपटा देंगे, एक वीडियो बनाएंगे, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कल यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे, फिर इसके एमसीक्यू करवा देंगे। अब जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनका रिस्पॉन्स क्या रहा है वो आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, हॉस्पिटल असिस्टेंट के इन्होंने नोट्स लिए थे, इनका क्या कहना देख लीजिए। थैंक यू सो मच सर जी, आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने बहुत लेट लिए थे नोट्स, फिर भी मुझे तो लगा कि सर जी आपने ही तो पेपर नहीं बनाया है। मेरे सारे क्वेश्चन इनको दिख गए। इन्होंने कहा सर आपके वही टॉप 500 की जो 3 हमने पीडीएफ दी थी, टॉप 500 एमपीजी के, टॉप 500 साइंस, टॉप 500 जो है हिंदी की, वहीं से प्रश्न फंस गए थे, है ना। तो यहां पर इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। 87 नंबर इनके आए हैं माइनस मार्किंग के बाद में भी। ठीक है, उसके बाद इनका डिप्टी जेलर का एग्जाम था, देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे नोट्स देखे हैं, बहुत सुंदर, कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में, मेहनत को देखते हुए इसकी प्राइस बहुत कम है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग अफोर्ड कर सके उतना हम प्राइस रखते हैं, 199 रुपये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और हमारा भी काम चल सके, यानी कि हमारी जो फैकल्टी है, जो नोट्स क्रिएट करने वाले हैं, उन लोगों को पेमेंट मिल सके, बस इतने पर ही हम खुश हैं। हमको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। कुछ लोग तो हमारे इन्हीं नोट्स को कॉपी करके अपने ऐप पर जा करके 299 का बेच रहे हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। आप जानते हो कि नोट्स, ओरिजिनल नोट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, ओरिजिनल मेहनत किसने की है, तो केवल वहीं से आप लोग लीजिए। वैसे हम ऐप पर भी काम कर रहे हैं, जल्दी हम अपना खुद का ऐप बना लेंगे, जिससे ये नोट्स चोरी रुक जाएगी मेरे भाई, है ना। लोग नोट्स की चोरी कर करके जो है अपने उसमें यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, पहले व्हाट्सएप पर ही नोट्स देते थे, हमने व्हाट्सएप से प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में शिफ्ट कर दिया। बहुत जल्दी हम इसको पूरा ऐप पर भी लेकर के जाने वाले हैं। जो अभी नोट्स ले लेंगे ना, वो ऐप पर फ्री में अटैच हो जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, इनका भी एग्जाम था फॉरेस्ट गार्ड का। सर आपके नोट्स और पहले लिया होता तो और रिवीजन करता तो और भी अच्छे नंबर आ सकते थे, काफी लेट इन्होंने लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी मेहनत और मार्गदर्शन के लिए। सर ऐसा कंटेंट मैंने कहीं नहीं देखा, आपने बहुत मेहनत की है। ऐसा बहुत सारे कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास में आए हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं और कदम बढ़ा देना है सफलता की तरफ। 2700 के प्लस वैकेंसी भैया, इतनी वैकेंसी अब दोबारा नहीं आने वाली है और टाइम
टाइम कम है, बहुत ज़्यादा किसी ने पूरा कोर्स भी नहीं कर पाए होंगे। जो हमारे साथ में रहेगा वो उसको हम पूरा सीसेट ऑलरेडी दे चुके हैं और एग्रीकल्चर आपका हम यहाँ पर करवा रहे हैं। एग्जाम से पहले पहले पूरी 10 की 10 यूनिट करवा देंगे, 10 की 10 यूनिट के पूरे MCQ भी करवा देंगे। बढ़िया से तैयारी करके जाइए, फाइनल सिलेक्शन लीजिए, लेकिन नोट्स ले लेंगे तो सारी चीज़ें आपको ग्रुप में ही मिल जाएंगी। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।